गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। चैप्टर काफी बड़ा होने की वजह से हम इसको कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करते हैं। बात यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि का क्षेत्र है। तो आइए शुरुआत करें। ये वजहें जानते हैं सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंस ये क्यों रखता है। एक कुछ कॉमन बातें हैं जो हमेशा आप आसपास भी सुनते रहते होंगे, मैंने भी आपको कई सारी बार बताई हैं कि काफी हमारा जो जनता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। डेटा के हिसाब से परसेंटेज बताऊं तो करीब 60% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब देखिए, ये आजादी के बाद से ही देखने को भी मिल रहा है। और क्यों इंपॉर्टेंस इतनी रखता है इस सेक्टर, क्योंकि भाई यही फूड सिक्योरिटी हमें देता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब हमारे देश में जो जनता रह रही है उसे खाना कैसे मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू तो मिलेगा। रॉ मटेरियल भी देता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना। तो अब पिज्जा जो है वो पेड़ पे तो उगता नहीं है। पिज्जा तो ऑब्वियस सी बात है, जिन चीजों से बन के बनाया जाता है, मिल के बनाया जाता है, वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर उसको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, हर एक कंट्री क्या चाहती है कि भाई वो आत्मनिर्भर रहे, सेल्फ सफिशिएंट रहे। क्योंकि अगर उसके देश के लोगों को अनाज हो, चाहे दालें हो, चाहे चीनी हो, चाहे तेल हो, चाहे दूध हो, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, वो खुद में अपने इतनी सफिशिएंट हो कि अपने देश के लोगों को खिला सके। और हम अपने भारत की बात करें अगर, तो यहाँ पे करीब 6 लाख गांव हैं। 6 लाख गांव किसी भी पूरे वर्ल्ड की आपको कंट्री में नहीं मिलेंगे। और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में ही रहती है। अब देखिए, इंडिया का अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो आप उसको किस कैटेगराइजेशन दे सकते हो। कैटेगराइज आप कैसे कर सकते हो उसको। ट्रेडिशनल है, काफी टाइम से बहुत पुराने लोग करते चले आ रहे हैं, बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कह सकते हो कि ये मोस्टली फार्मर्स जो है वो रेन फेड फार्मिंग होती है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ पे बारिश का इंतजार करा करते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कमर्शलाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि 80% जो हमारा किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो लैंडलेस हैं। मतलब उनके पास या तो जमीन नहीं है या तो बहुत छोटी जमीन है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। और इतना ही उगाते हैं कि जिसमें मतलब खुद खा सकें, बहुत ही कम उगा पाते हैं। मतलब डाइवर्सिफाई नहीं ज्यादा कर पाते कि इधर बेच दें, उधर बेच दें, यहाँ ले जाए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ी उनके पास लैंड ही नहीं। और एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है ये इनफॉर्मल है। मतलब ज्यादातर जो किसान होते हैं वो अपने पास वाले जो मनी लेंडर होते हैं, है ना, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उन्हीं पे डिपेंड होते हैं। और वो बहुत इनका फायदा उठा लेते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं। ये लोग पढ़े लिखे होते नहीं है बेचारे, और इंटरेस्ट रेट हाई ले लेंगे, चलता रहेगा, जमीन हड़पने की कोशिश कर देंगे। तो देखिए, ये बात तो कही जाती है कि जो इंडिया है ना, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इस वजह से हैं बच्चों, क्योंकि ये गरीब देश है, काफी गरीबी है यहाँ पे। गरीब देश नहीं कह सकते, हाँ, बट ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गरीबी है ना, बहुत गरीब देश नहीं कह सकते, डेवलपिंग कंट्री है हमारी, लेकिन गरीबी यहाँ बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और यही दोनों एक बहुत बड़ी वजहें हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। दूसरी चीज की उससे उबर भी नहीं पा रहे हैं, क्या ही नौकरी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इतना आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर के ऊपर इतना कुछ अवेलेबल है बुक्स में हमारे इंडियन इकोनॉमी की। लेकिन ये कहना सही होगा कि इश्यूज एग्रीकल्चर के वो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ते चले जा रहे हैं। और मतलब आप कह सकते हो अगर हमें ये दूर करना है तो भाई हमें बहुत सारे इसके लिए स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, समझ रहे हो। इश्यूज जो एग्रीकल्चर के हैं आर टू इंक्रीज प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। और कैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे कि हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, उपज और कैसे बढ़ेगी। तो इसी के टॉपिक डिस्कस करते हैं, व्हाई प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी एग्रीकल्चर के अंदर। तो समझिए, यहाँ पे पहले के सालों में क्या होता था कि प्रोडक्शन जो है कैसे आप इंक्रीज कर सकते थे कि ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में ले आओ। भाई अब ये तुम इतनी जमीन पे उगा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ, इतनी जमीन पे उगा रहे हो, अब क्या करो, तुम इतनी जमीन पे उगाने लग जाओ,
तो क्या होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो ना, और लैंड को ले आओ कल्टीवेशन के अंदर और प्रोडक्टिविटी को मत देखो। समझो पहले क्या सोचते थे लोग कि देखो इतने में, जैसे मान लो 10 किलो गेहूं उग रहा है, तो भाई इसको इसमें ही इतनी ही जगह पे 20 किलो उगाने की कोशिश मत करो, एक काम करो और बड़ी जमीन का हिस्सा ले लो और वहां पे उगाओ तो 20 किलो उग जाएगा। समझ रहे हो ना डिफरेंस। पहले लोग इतनी जमीन में जितना उग रहा है उसको अगर सोचते थे कि अगर हमें और ज्यादा उपज चाहिए और ज्यादा उगाना है तो हमें जमीन बड़ी करनी होगी, ये तरीके नहीं सोचते थे कि इसी जमीन में हम कैसे और ज्यादा उगा सकते हैं। समझ रहे हो बात को। तो जितने ही भाई लैंड अंदर थी भाई कल्टीवेशन के अंदर, भाई उसको आप कितना इंक्रीज कर लोगे, बढ़ाओगे प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी, लैंड बढ़ाते प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती। अब हुआ क्या कि जनता बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इनकम जो बढ़ी स्पेशली ऑफ द पुअर इन द फ्यूचर वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। भैया एक बात बताओ कि अभी तो जनता जब बढ़ेगी, जब गरीबों की इनकम बढ़ने लगेगी, तो अभी तो जो एक टाइम का खाना खा के सो रहे हैं फिर वो और दोनों टाइम का खाना मांगेंगे, और दोनों टाइम का खाना देने के लिए भाई अनाज तो होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की डिमांड तब बढ़ेगी और तब क्या होगा, तब कहाँ से जमीन लेकर आओगे बड़ी बड़ी। प्रोडक्टिविटी अगर नहीं इंक्रीज करोगे, इसी छोटी सी लैंड पे ही अगर कोशिश नहीं करोगे कि और ज्यादा कैसे उपजाएं, तो कितनी बार बड़ी बड़ी जमीनों को अपने अंदर लाओगे। समझ रहे हो ना इस चीज को आप, ठीक है। इट वुड मीन सप्लाई नॉट सफिशिएंट फॉर डिमांड। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि भाई जब नहीं पूरा कर पाओगे, सप्लाई नहीं कर पाओगे, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी और इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, फूड आइटम के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। कैसे, अब अगर सेब खरीदने जाते हो, ठीक है, तो मान लो कि वो 100 रुपए किलो आपको दे रहा है, लेकिन अगर आप हीरा खरीदने जाओगे, डायमंड खरीदने जाओगे, तो क्या 100 रुपए किलो देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि हीरा कम है, डायमंड कम है और सेब ज्यादा उग रहा है। तो जो चीज ज्यादा होती है, सप्लाई अगर ज्यादा है डिमांड के हिसाब से तो प्राइस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज की, तो प्राइजेस अपने आप हाई हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यही हुआ भी था 2009-2010 में, जिसमें फूड इन्फ्लेशन हुआ था 15% से काफी कम वक्त में 15% तक चीजें बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। और हर एक इंसान को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि फूड इन्फ्लेशन की वजह से गरीब सबसे ज्यादा मरता है। अब सोचो कि अगर मान लो आज आपको गेहूं 50 रुपए किलो मिलने लगे, तो चलो ठीक है, एक मिडिल क्लास आदमी उसको जो है कर लेगा, ठीक है, किसी तरह से एडजस्ट कर लेगा। बट अगर बात आती है किसी गरीब इंसान की, तो 50 रुपए किलो क्या वो बेचारा 5 रुपए किलो नहीं खा पा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगी ना। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है, सबसे ज्यादा खतरा इसी को है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां पे डिमांड बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। जैसे जैसे देश की जनता बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं। और जो सप्लाई होती है वो हमेशा वॉलेटाइल होती है। क्यों, देखो जैसे मान लो कभी वर्षा नहीं हुई, कभी पानी नहीं निकला, सॉरी कभी पानी नहीं बरसा, या कभी भाई मौसम खराब हो गया, सूखा पड़ गया, कोई भी दिक्कत हो गई, और सिर्फ 40% जमीन ऐसी है जो इरिगेटेड है, जिसे आप इरिगेशन कर सकते हो जिसमें। तो भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो कि अब की बारिश नहीं हुई, फसल नहीं पैदा हुई सही से, तो हम एक काम करेंगे कि भैया आज अब की खाना नहीं खाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। जनता की भाई फूड की डिमांड तो वैसी की वैसी रहेगी, बल्कि बढ़ेगी। लेकिन भाई प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर भाई प्रोडक्शन नहीं होगा अच्छा तो कैसे ही काम होगा। समझो कि फसल उगेगी और क्या कहते हैं कटेगी भी नहीं कटेगी, सूखा ना पड़ जाए, क्रॉप ना खराब हो जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब सप्लाई देने में प्रॉब्लम है, डिमांड वही की वही है या बढ़ती चली जा रही। तो हुआ क्या कि इस दिक्कत को समझते हुए, इस अनाज की दिक्कत को समझते हुए 60s की बात है, 1960 में सरकार ने क्या करा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना उस समय, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कि क्या हुआ इसमें कि जो प्रोडक्टिविटी थी की, मतलब हमारे गेहूं की और कोई दूसरे सीरियल्स की, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी है। कैसे इम्प्रूव करी गई थी कि रिसर्च और इम्प्रूव करी गई थी उन बीजों में से, सीड्स में से, जिन्हें बोलते थे हाई यील्डिंग वैरायटीज, HYV, है ना, काफी आपने सुना होगा, सब कॉमन बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी इन पे आपको समझाते हैं कैसे क्या था क्या नहीं था। फिर ये एक पहली दफा था
बस मैं कहते हैं ना, कुछ ही समय हुआ है जब एग्रीकल्चर को आज तक के लिए इन लोगों को काफी अच्छा फायदा जो है प्रोवाइड करा गया है। तो ये एक पहली बार था जब साइंटिफिक अप्रोच को उठाया गया था, और बहुत सारी चीजें है ना, जिसमें कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्योंकि अनाज खराब हो जाता था ना, जो कीड़े हैं, कीड़े खराब कर देते थे, इसलिए फर्टिलाइजर्स वगैरह या और उपज के लिए बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना। और इससे और क्या हुआ, उस समय वीट की, मतलब गेहूं की जो प्रोडक्टिविटी थी वो और बढ़िया हो गई। और ये एक बहुत बड़ा इतिहास का एक हिस्सा है हमारे पूरे इंडिया में, आप कह सकते हो। ये जो सक्सेस स्टोरी थी वो कैसे पॉसिबल हुई थी, सिर्फ और सिर्फ हमने एक राइट मॉडल अपनाया था, है ना, राइट मॉडल ऑफ ऑप्टिमल लैंड साइज, और इसमें एक प्रॉपर वाटर सप्लाई, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया गया था। सॉइल को देखा गया था अच्छे एरियाज में, यहाँ पे जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के हैं। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट टाइप का था, एक तरह से आप कह लो, उस समय एक्सपेरिमेंट था, फायदा मिलके अलग की बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंट टाइप का था कि हम कैसे ही प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली वीट की। क्योंकि देखिए ज्यादातर जो है लोग नमक रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन नमक रोटी के लिए अनाज बहुत जरूरी है, और अनाज में खासकर आपका जो गेहूं है वो बहुत जरूरी है। तो वीट के लिए था, क्योंकि ज्यादातर देखिए वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीट आप कह सकते हो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में ही जो है काफी बढ़ा भी। हमारे कुछ अटेम्प्ट्स भी रहे, दूसरे रेवोल्यूशंस भी हम लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन तो काफी फेमस है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, लेकिन हम बहुत और दूसरे भी लेकर आए हैं, जैसे कि अभी आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, तो व्हाइट कलर का क्या होता है, दूध होता है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन के लिए था ये। येलो रेवोल्यूशन जो था वो ऑयल सीड्स के लिए था, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इसे आपको मुंह से बताती हूँ, जस्ट लाइक अ स्टोरी। फिर ब्लू रेवोल्यूशन था, ब्लू मतलब आप मरीन प्रोडक्ट समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लू है पानी पानी वाला। गोल्डन रेवोल्यूशन जो आया था वो हनी के लिए आया था, ठीक है, शहद के लिए आया था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो आया था वो जूट के लिए आया था। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन क्या होता है, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए आया था। और ब्राउन ब्राउन जो रेवोल्यूशन आया था भाई वो कोकोआ के लिए आया था, ब्राउन रेवोल्यूशन। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं और प्राइमरी सेक्टर रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो आए, उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर काफी तरीके से इफेक्ट भी करा, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी, रीड एक्टिविटीज थी इंडिया के अंदर। आइए आपको बताएं क्या क्या। जैसे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन को हम सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और ये बात कुछ कहानी शुरू होती है 1965 में, है ना? बस कहानी की तरह समझते रहिएगा चीजें क्या थी क्या नहीं, बड़ा मजा आएगा आपको। 1965 में कहानी शुरू हुई थी। उस समय जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी की पूरे तरीके से उस मतलब व्यू में यहाँ पे जो ये हिस्टोरिक जो काम है किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये 1967 से लेके 1978 के बीच में काम हुआ। फ्रेजेस में हुआ, है ना, मतलब एक बार में हर जगह नहीं हुआ, कहीं कहीं पहले कहीं करा गया, फिर कहीं कहीं कहीं, और फ्रेजेस में हुआ। आपका कहाँ कहाँ पे हुआ, पंजाब और हरियाणा के अंदर, ठीक है। और किसके लिए हुआ था, वीट और राइस स्पेशली, ठीक है, गेहूं और चावल के लिए। यही दो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप भी है हमारे इंडिया में। उसके बाद आया व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट मैंने बताया सफेद रंग का क्या होता है, दूध होता है। तो ऑपरेशन फ्लड एक प्रोग्राम था जिसे आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर सुपरवाइजरी उसकी कौन थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके अंदर चलाया गया था। और ये कब चलाया गया था, ये प्रोग्राम 1970 में चलाया गया था। और इसी के साथ क्या हुआ कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया दूध का, मिल्क का। और किसे कहा जाता है, हम MS स्वामीनाथन जी को जो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन 1949 में मिस्टर वी कुरेन ने यहाँ पे ज्वाइन किया था अमूल को। अमूल का फुल फॉर्म है, जो अमूल दूध पीता है इंडिया ना, तो ऐसे ही नहीं है, अमूल का फुल फॉर्म भी है। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और इससे पहले कहा जाता था कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन। तो पहले ये एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास में जरूर पढ़ाया गया होगा। बाद में 1965 में जो ये मूवमेंट था, उसके लीडर थे उस समय जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लेट लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को, और
ये जो ऑपरेशन फ्लड था, वही बताया ना, ऑपरेशन फ्लड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, तो ये कंप्लीट हुआ 3 फेजेस में। तो पहला फेज जो था वो 1970 से 79 तक के लिए चला था। दूसरा फेज जो चला था वो 1981 से 85 तक के लिए चला था। तीसरा फेज जो चला था वो 1985 से 1996 तक के लिए चला था। समझ गए बात को? के बाद बात आती है येलो रेवोल्यूशंस के बारे में। येलो मतलब पीला पीला। तो येलो रेवोल्यूशन कैसे हो सकता है? येलो रेवोल्यूशन, तेल होता है ना पीले रंग का, तो ऑयल सीड से रिलेटेड था। ये जो ऑयल सीड रेवोल्यूशन था इसे पीपल पावर रेवोल्यूशन भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। कब? 1983 से 1986 के बीच में फिलीपींस में काफी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, और इसी की वजह से ये रिजल्ट ये निकला था कि भाई ऑयल सीड रेवोल्यूशन आया था, है ना, पीपल्स पावर रेवोल्यूशन भी इसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्लू रेवोल्यूशन। आज ब्लू है पानी पानी, तो ब्लू है पानी, तो पानी में कौन रहती है? मछलियां। तो डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन द इकोनॉमी, इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन आया। फिर आया ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन भूरा भूरा होता है ना, तो ये जो ब्राउन रेवोल्यूशन था ये लेदर, इसे लेदर या नॉन कन्वेंशनल, इंडिया के अंदर नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, या कोकोआ प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन, ये सबके लिए लिया जा रहा है। समझे? लेदर, नॉन कन्वेंशनल इंडिया के अंदर आपका कोकोआ प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन ये आपका ट्राइबल एरियाज में हो रहा था, और ट्राइबल एरिया जो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के थे वहां पे ये हो रहा था। और किसके रेफरेंस में था? कोकोआ के। कोकोआ के, ठीक है, कोकोआ कॉफी, समझे? कोकोआ के रेफरेंस में था, जहां पे जो ट्राइबल के लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, ये ना सिर्फ इनको बताया, मतलब आर बीइंग नॉट ओनली टॉट बट एट द सेम टाइम इनकरेज टू ग्रो। मतलब इनको पढ़ाया लिखा तो रहे थे, और साथ ही साथ इनको कह रहे थे कि आप उगाइए, सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली कॉफी को उगाइए, ताकि जो डेवलप कंट्री की डिमांड है, जो आ रही है डेवलप कंट्री से डिमांड, उसे पूरा करा जा सके। समझे? ब्राउन कलर की कॉफी होती है, जो कोकोआ से रिलेटेड है। उसके बाद आया काला काला, ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था? भाई ब्लैक मतलब काला, और ब्लैक रेवोल्यूशन ये पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए था। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए था। फिर आया ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन बच्चों, ये नोन फॉर फर्टिलाइजर डेवलपमेंट। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन ये आपका 1991 से 2003 के बीच में चलता रहा। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन में भी अभी आपको बताते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो ये जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। जूट होती है ना, गोल्डन कलर की होगी, और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इसीलिए माना जाएगा इसके लिए। उसके बाद आता है पिंक रेवोल्यूशन, जो हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक कलर की क्या होती है? अनियन होती है, प्याज मतलब। तो अनियन के लिए, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल, ये मेडिसिन वाली लाइन जो होती है ना, फार्मास्यूटिकल के लिए। और प्रॉन्स, प्रॉन्स जो आप खाते हैं ना, सी फूड, बड़ा मजे का होता है भाई, तो प्रॉन्स प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। फिर आता है रेड रेवोल्यूशन। तो रेड के लिए क्या हम मानेंगे? नहीं बाबा, टमाटो नहीं, मीट के लिए, मीट प्रोडक्शन होता है रेड रेवोल्यूशन। फिर आता है राउंड रेवोल्यूशन। तो राउंड राउंड क्या है? जैसे इमेजिन करो ना, राउंड राउंड क्या है? पटेटो। तो ये पटेटो प्रोडक्शन के लिए है। फिर आता है सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर किस लिए है? अंडे, एग, ठीक है, एग या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए आता है सिल्वर रेवोल्यूशन। फिर सिल्वर फाइबर, जैसे हमने आपको बताया, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए है। फिर आता है आमंड रेवोल्यूशन। आमंड रेवोल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ बादाम के लिए होता है, ये स्पाइस प्रोडक्शन के लिए होता है। और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारे ही डेवलपमेंट, एवरग्रीन का मतलब होता है सब कुछ हमेशा हरा भरा ना, तो ये सारे ही ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर करने के लिए है। और साथ ही साथ एम्ब्रोशिया रेवोल्यूशन, एम्ब्रोशिया रेवोल्यूशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये फॉर कनेक्टिंग रिवर्स को कनेक्ट करने के लिए। समझे इतनी बात को? अच्छा, हम कुछ अब इतना कुछ बता रहे हैं तो मुंह जवानी आपको कुछ फादर्स के बारे में भी इनके बता दे। तो देखिए, जो ब्लैक रेवोल्यूशन था ना, पेट्रोलियम वाला, और जो आपका ब्लू रेवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया, ये फिश वाला, इसके फादर हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी, है ना, इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, और डॉक्टर अरुण कृष्णानंद भी।
और साथ ही साथ अगर हम आपको गोल्डन रेवोल्यूशन का बता दें, है ना, मतलब ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी फ्रूट, तो इसके फादर को निरपाक तुतेज को इनका फादर माना जाता है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर MS स्वामीनाथन है, और पूरे वर्ल्ड में अगर लिया जाता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को लिया जाता है, काफी फेमस है ये इस बात में। फिर पिंक, मैंने आपको बताया था, पिंक का मतलब अनियन हो गया, प्रॉन्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, ठीक है, मॉडर्नाइजिंग ऑफ मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग, इसके लिए फादर जो है वो दुर्गेश पटेल जी को माना जाता है। एक जो इसके सिवा जो है बाकी ग्रीन के सिवा फादर जो है काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इससे बहुत डीप क्वेश्चंस बन जाते हैं। सिल्वर के लिए आप मानेंगे, अंडे वाले के लिए कौन हो सकता है? इंदिरा गांधी जी। साथ ही साथ व्हाइट रेवोल्यूशन जो हमारा डेयरी या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए है, उसके लिए डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन को माना जाता है। फिर येलो, जिसे पीपल्स पावर भी कहते हैं, मैंने बताया ना कि फिलीपींस में अंदर बहुत सारे बवाल हुआ था, ऑयल सीड्स के लिए था, एडिबल ऑयल के लिए, स्पेशली मस्टर्ड और सनफ्लावर के लिए। इनके फादर जो है उनको सैम पिट्रोडा को इसका फादर माना जाता है। और एक रेवोल्यूशन जरा अभी डिस्कस नहीं करा है, उसे सुन लीजिए, सैफरन रेवोल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए। ठीक, तो ये हमने कुछ बात करी। आइए यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन के बारे में आइए कुछ बातें जानते हैं कि पिंक रेवोल्यूशन किसके लिए। मैंने आपको बताया पिंक रेवोल्यूशन जो है वो आपका या तो फिर अनियन के लिए है, ठीक है, अनियन के लिए है, प्रॉन्स के लिए है, या आपका फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। बट सेकेंड जनरेशन का जो पिंक रेवोल्यूशन आया ना, जो दोबारा जो आया है, ये सेकेंड जनरेशन पिंक रेवोल्यूशन है, इसका जो एम है वो है कि हम मीट और पोल्ट्री को कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, और हमें पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पानी है किस चीज में, बफलो के मीट को एक्सपोर्ट करने में। तो ये हमने क्या करा था, हमें जो है पाई भी थी, और हमने 2012 में इस पोजीशन को पा भी लिया था। 2012 में हमने क्या करा था, हमें पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 थे हम बफलो का मीट एक्सपोर्ट करने में। पता है कितना हम लोगों ने उस समय बीफ जो है वो एक्सपोर्ट किया था? 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, समझ रहे हैं? तो यूएस जो हम डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस का, उसके हिसाब से इतना सारा हमने जो है वो एक्सपोर्ट करा था। और आप बात आती है कि मेजर इंपोर्टर्स कौन थे, हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया, और आखिरकार मंगवाया किसने? तो देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने मंगवाया था, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ने मंगवाया था हम लोगों से ये सब। और आगे देखें तो ये देखा गया कि जो बॉयलर मीट होता है, बॉयलर मीट मतलब जो हम लोग देखते हैं ना फैक्ट्रीज वगैरह में चिकन वगैरह बनाते हैं, है ना, एक देखिए देसी अंडा है, फिर कहते हैं अरे ये तो बॉयलर अंडा है। तो जो वो वाले होते हैं, जो बॉयलर मीट होता है, दूसरे वाला जो मीट होता है, उसने भी 30% की ग्रोथ देखी है 2009 के बाद, और सेम टाइम में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रहा हमारी इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट जो है वो 8% के हिसाब से ग्रोथ रेट देखने को मिली। इधर कोरोना में तो बेचारे मुर्गे 65 30 रुपए तक किलो बिके हैं बेचारे। खैर ये काफी हमारी मजबूत सेक्टर है, और ये इंक्रीज इतना हमें देखने को मिला है, ये लार्जली जो है क्यों है, क्योंकि भाई डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है हमारे यहाँ की। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने देखा है कि जो हमारा देश है, मतलब हमारा जो भारत है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने इफेक्टिव मेजर्स लिए हैं इसने पिंक रेवोल्यूशन के लिए, अपने को मॉडर्नाइज करा है, अपने मीट को, पोल्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स को बहुत मॉडर्नाइज करा है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से एक रिपोर्ट थी, उसका टाइटल था इंडियन मीट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। क्या था? एक रिपोर्ट है, उसका टाइटल था इंडियन मीट इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस का है, FAO, इसने रिकमेंड करा है कुछ 4 तरह के स्टेप्स, है ना, एक आउटलाइन करें कुछ 4 तरह के स्टेप फ्रेमवर्क कि इंडिया को ये जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, और अगर उसे पिंक रेवोल्यूशन में और सक्सेस पानी है तो कैसे, आइए आपको बताते हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि आप क्या करो कि सेटअप करो एक स्टेट ऑफ आर्ट मीट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए आप प्रॉपर जो सेटअप करो। दूसरा यहाँ पे डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज टू रेस मेल बफलो काव्स फॉर मीट प्रोडक्शन, आप ऐसी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करो जिससे आप जो है मेल जो बफलो के बच्चे होते हैं ना, बछड़े टाइप की, जो कैसे गाय का नहीं, मतलब जो मेल बफलो का जो भैंस का जो होगा
तो उसे आप कैसे जो है वो और मतलब ऐसे कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस हो ताकि मीट प्रोडक्शन हो सके। और तीसरा क्या करो कि नंबर ऑफ फार्मर्स को यहाँ पे इंक्रीज करना है जो बफलो वगैरह की रेयरिंग करें अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, मतलब उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कि आप ऐसा ऐसा करिए, हम आपसे इस रेट में ले लेंगे। ठीक है, तो काफी बड़े लेवल पे बिक जाता है। अब तो पता ही चल गया होगा जब से किसान धरना पे बैठे हैं सब कुछ ये सब। चौथा इन्होंने कहा कि आप एक डिजीज फ्री जोन बनाइए फॉर रेयरिंग एनिमल्स, है ना। ऐसी भाई आपने देखा होगा कि कैटल में भी, है ना, लाइव स्टॉक वगैरह में काफी ज्यादा डिजीज देखने को मिलते हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है, ऐसी कोई जोन बनाइए जहां पे ऐसे एनिमल्स को रियर करा जा सके और वो डिजीज फ्री जोन, समझे। तो पिंक रेवोल्यूशन की बात हमने इस तरह से करी। बात आती है इन्वायरमेंट एंड हेल्थ हजार्ड के बारे में। तो देखिए, अब तारीफ तो बहुत करी हमने, परफॉर्मेंस जो सेक्टर की है काफी पैसा कमवा रही है ना, बट सेम टाइम इसमें कुछ इन्वायरमेंटली प्रॉब्लम भी है ना, जो हमारे दिमाग में चलती हैं। एक आर्टिकल के हिसाब से जो कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ था उस समय, एक आर्टिकल, उसका टाइटल था फूड माइल्स एंड द रिलेटिव क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ फूड चॉइसेस इन द यूएस। क्या था टाइटल? फूड माइल्स एंड द रिलेटिव क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ फूड चॉइसेस इन द यूएस। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें डेटा ने ये दिखाया, यूनाइटेड स्टेट्स में ये शो करा कि रेड मीट का जो प्रोडक्शन है, जो रेड मीट का प्रोडक्शन है उसमें 30% टोटल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। समझ रहे हैं? रेड मीट की प्रोडक्शन करने में 30% जो है वो ग्रीन हाउस गैस निकलती है। काफी हो गया, क्यों? और वाइल जो पोल्ट्री है और डेयरी का है उसके अंदर आपका 28% एमिशन निकलता है। समझते हैं? पोल्ट्री वाला हिसाब किताब में और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के प्रोडक्शन में 28% जो है वो एमिशन निकलता है। तो अब देखिए, आप इग्नोर तो कर नहीं सकते हो कि इंडिया इतने बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहा है मीट को, तो इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस भी इंडिया के अंदर बहुत निकल रही है। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण है। साथ ही साथ यहाँ बहुत दिक्कतें और भी हैं, जैसे कि मीट बॉर्न पैथोजेंस, जैसे कि ई कोली। मीट में से क्या ये पैथोजेंस पैदा हो जाते हैं ना, ई कोली हो गया, सैल्मोनेला हो गया, कैम्फाइलोबैक्टर हो गया, लिस्टीरिया हो गया, यस्नीनिया हो गया। ठीक है, उसी वक्त सेम टाइम में हम दूसरे कुछ डिजीजेस भी देखते हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत दिक्कत है ना। तो इन सबको कंट्रोल भी करना है, जो पेस्टिसाइड रह जाते हैं उनके थ्रू। तो बहुत सारी ये दिक्कतें हैं। तो पिंक रेवोल्यूशन तो हमने बड़ा अच्छा सुना, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं पिंक रेवोल्यूशन के इंडिया में, उसको तो जरा जान लेते हैं। आइए, तो पहली बात तो ये ग्रोथ पोटेंशियल। अभी का अगर मीट कंजम्पशन बढ़ाना है पर कैपिटा ऑफ 6 ग्राम अप्रोक्स पर डे टू 50 ग्राम्स अ डे इन नेक्स्ट डिकेड और सो, हमें क्या करना है? अगर हमें यहाँ पे जो अभी 6 ग्राम पर डे है उसे अगर हमें अगले 10 सालों में 50 ग्राम पर डे बढ़ाना है, समझ रहे हो? तो ये एक ग्रोथ पोटेंशियल है आपका इंडिया का। उसके बाद इंडिया जो है इसमें सिर्फ 2% ही है पूरी ग्लोबल की मार्केट का इन लाइट ऑफ लार्ज लाइव स्टॉक काउंट। ठीक है, सिर्फ 2% हमारे इंडिया के पास है। तीसरी बात, growing rate is varying between range of 8 to 15% annually and is now more than $700 billion। समझ रहे? मतलब जो ग्रोइंग रेट है ये वैरी करता है बिटवीन, एक रेंज दी गई है 8 से 15% के बीच में हर साल, और अब जो है ये आप कह सकते हो $700 बिलियन की वर्थ अभी रखता है। तो ये तो पोटेंशियल की बात करी। चैलेंजेस क्या है आखिरकार इन चीजों में? तो देखिए, ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर द सेक्टर। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पॉलिसी को ड्राफ्ट करना इस सेक्टर के लिए, मतलब मीट प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, या आप कह सकते हो कि क्वालिटी और सेफ्टी जो आपकी मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट से है उसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करना, उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है ना। आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसमें जो है हर एक फैसिलिटी हो, खून काटा तो बहता हुआ इधर उधर ना चला जाए, है ना। उसमें प्रॉपर जो है वो ऐसी फैसिलिटी हो जिसमें मॉडर्न स्लॉटर हाउसेस हो, जहाँ पे जो कटाई होती है, जो जानवरों को काटा जाता है, तो ये प्रॉपर मॉडर्न तरीके से हो, प्लस मॉडर्न इसमें इक्विपमेंट्स लगे हों। मीट की टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है किसी जानवर को बीमारी थी आपने काट के एक्सपोर्ट कर दिया तो आप बैन भी हो जाओगे, साथ ही साथ नुकसान भी कर जाएगा। और
कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर हो। क्यों? क्योंकि इतने लेवल पे अगर काट दिया है मीट को तो कहीं पे रखना तो है ना प्यारे बच्चों, तो रखेंगे कैसे? अगर रखेंगे नहीं तो सड़ जाएगा। तो कोल्ड स्टोरेज की बहुत जरूरी है, तभी हम इस सेक्टर को और बढ़ा सकते हैं, इस प्रोसेसिंग सेक्टर को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो ये 4 चीजें मैंने पीछे आपको बताई थी, जो FAO और जो UN का है उसने यहाँ पे हम लोग को बताई थी, 4 चीजें हाईलाइट करी थी, 4 एरिया से कैसे आप इम्प्लीमेंट करो चीजों को तो और अच्छे से होगा, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ सफाई बहुत रखनी है। आज की जो मेथड्स हैं उनमें हमें हाइजीनिक चीजों का ध्यान रख के चलना है, हाइजीनिक मेथड्स को हमें अपनाना है मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग में, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएंगी। उसके साथ क्या करना है? चैनलाइजिंग करनी टू इंक्रीज एंड हाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। ऐसा प्रॉपर चैनल बनाना है जिससे हमें यहाँ पे अच्छी खासी पैसा वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह इस सेक्टर में भी है, क्योंकि अगर ये हमारा बढ़ता हुआ सेक्टर है तो हमें इसमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो अब बात आती है कि सरकार ने क्या करा, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रही इसको लेके। तो नो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज, ये है। दूसरी बात, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला गया है एक्सपोर्ट करने में पोल्ट्री को या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को, और सरकार सब कुछ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी देती है इसको करने के लिए। तीसरी बात, 100% FDI है, मतलब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसे परमिशन दे दी गई है पूरे ही सेक्टर में। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स वगैरह भी लाई जाती हैं, ये किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन कर सकते हो कंट्री में, क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाना है, कैसे जो है वो इस जो प्रोड्यूस हुआ है उसे कैसे ही सड़ने से बचाना है, समझ रहे हो, कैसे ही आप कम कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ मीट जो है वो वेस्ट ना हो, समझे। रिसेंटली अभी देखें तो रेनबो रेवोल्यूशन आया था, सुनिएगा, रेनबो रेवोल्यूशन, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर था, और हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, क्रॉप्स, स्पाइसेस वगैरह सब इसके अंदर थे। और रेनबो रेवोल्यूशन सतरंगी है ना। इंडिया देखिए, हमारे भारत के अंदर आप जानते हो बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, किसी भी चीज को करने के लिए बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत पोटेंशियल है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कई सारे एग्रीकल्चर गुड्स का। कुछ एरिया में है, हमारा एरिया भी कल्टीवेशन का एरिया भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी ना बहुत कम है, बहुत सारे क्रॉप्स में इतनी कम है कि हम अपने यहाँ के लोगों को भी कभी कभी पूरा नहीं कर पाते, समझ रहे हैं। और यही एक वजह हो जाती है बच्चों की, हमारे देश में भी बहुत तेजी से दाम बढ़ने लग जाते हैं, और हम अगर देखें तो हम इतना इनफली जो है सफिशिएंट नहीं कर रहे हैं कि हम इतना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सके पल्सेस में, मतलब दालें हम प्रोड्यूस कर सकें अच्छे से, या कोकोनट हो गया, जिंजर हो गया, है ना, मतलब अदरक वगैरह हो गया, हल्दी हो गई, टर्मरिक मतलब पेपर हो गया, काली मिर्च, या ये सब दूध वगैरह हो गया। इवन ये फैक्ट है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज की डेट में राइस का, वीट का, ग्राउंडनट का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, लेकिन कुछ चीजों में हम इम्पोर्टर भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई डिमांड वगैरह जो है रिलेशन आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड डोमेस्टिक डिमांड में, प्रोडक्टिविटी में, rather than ओनली प्रोडक्शन, है ना। हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है। मतलब समझते हो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन में कि अगर एक जगह पे आप 10 किलो गेहूं यहाँ पे बो रहे हो, तो अगर आप सोचते हो कि हमें और ज्यादा गेहूं की जरूरत है, तो हम बड़ी लैंड लेने की बजाय ऐसा कुछ करें कि इसी जगह पे हमारी और ज्यादा उपज होने लग जाए। समझ रहे हैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है यहाँ पे। अब इंडिया के पास क्यों हम उम्मीद ना लगाएं इंडिया से, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है जो बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। चाइना के पास भी हमारे से कंपेयर करें तो ऐसी अरेबियन लैंड कम है, समझ रहे हो, देन अस, बट उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमारे से डबल है, समझ रहे हो। वो उतना मॉडर्नाइजेशन उसने कर दिया है, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ही ज्यादा है, काफी डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। एक दूसरी दिक्कत ये है कि जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, हमारे देश की आजाद होने से बाद है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ग्रोथ होती है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये 2.5% ही होती है बस, और ये काफी कम है। आप सोचो ना, अपने देश की जनता को ही आप पूरा नहीं कर पाओगे। फूड ग्रेन आउटपुट देखें तो 175 से लेके 200 मिलियन टन ही होता है, इसमें कि अगर हम देखें गेहूं की बात करें, वीट की बात करें, तो वीट तो सिर्फ और सिर्फ 70 मिलियन टन पे ही रुका हुआ है पिछले कुछ सालों से। तो आप समझ लो कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाएं,
और ये तभी हो सकता है जब हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। कितनी जमीन ले लोगे, पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है और पॉपुलेशन के लिए भाई जनता घर भी बनाती रहेगी। अब जब घर ही बनाती रहेगी और तुम एग्रीकल्चर भी बढ़ाते रहोगे तो कहाँ तक ही रहेगा सामान भाई। अगर आपके पास हम कहते हैं लाख जो है 5 लाख रुपए रखे हैं, ठीक है, अब अगर 2 लोग हैं उसे खर्चा करने वाले तो 1.5 तक चलेगा। अब लाख हो 5 लाख, लेकिन अगर वहां पे आपको खर्चा करने वाले 1000 लोग हैं तो ये फटाफट खर्चा हो जाएंगे। फिर अगर 2 लोगों के पास 1 लाख भी है तो कम अमाउंट जरूर है, लेकिन ये खर्चा आराम से होगी, लोग कम है। तो देश कितना भी बढ़ा उससे मतलब नहीं है। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बढ़ाते चले जाओगे, जनता अपने घर के लिए बढ़ाते चले जाएगी, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, और ये तभी हो सकता है जब प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब कल्टीवेशन के लिए लैंड और अंदर मत लाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ जो लैंड तुम्हारे पास पहले से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ ये बहुत ज़रूरी है, और ये यही हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को और बढ़ा सकती है, फूड सप्लाई अच्छी दे सकती है, और साथ ही साथ प्राइजेस को स्टेबल रख सकती है। इनकम भी किसानों की बढ़ेगी, और डिमांड जो नॉन एग्रीकल्चर गुड्स की है वो भी बढ़ेगी। तो इससे इंसेंटिव मिलेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, है ना। तो ये और ज़्यादा प्रोड्यूस करें और ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाएं। लेकिन जिस हिसाब के हालात अभी चल रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि क्या देश का क्या होगा, कैसे होगा, मतलब खैर देखते हैं आगे। बात करेंगे न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के। यहाँ से जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज आई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, सन 2000 में लाई गई थी। सरकार ने समझा कि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं मजबूत होगा तो कुछ नहीं होगा, और यही सोचने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई 2000 में। उन्होंने कोशिश करी कि हम एक काम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नया डायरेक्शन देंगे, नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब इस पॉलिसी के क्या फीचर्स है समझिए। पहला तो ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसे बढ़ावा करेंगे, और एनुअल ग्रोथ रेट इसमें कम से कम 4% की तो होनी चाहिए अगले कुछ सालों में। उसके बाद दूसरी बात कही गई कि हम फोकस डालेंगे हॉर्टिकल्चर पे, है ना, मतलब ये जो फ्रूट्स वगैरह है ना, ये सब चीज़ों पे डालेंगे, थोड़ा सा फोकस डालेंगे, एनिमल हस्बेंड्री पे डालेंगे, पोल्ट्री अंडा वगैरह देखेंगे, बढ़िया डेयरी या एक्वाकल्चर फिश वगैरह को यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सब देखेंगे और इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, तो हम अपनी जो है दुगनी करेंगे एबिलिटी और ग्रोथ वगैरह और बढ़ाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तीसरा इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम फूड या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी करें, तो वो भी हम करेंगे। चौथी पॉलिसी में एक बात कही गई कि हमें यहाँ ज़रूरत है कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी और अच्छी हो, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो, नए नए प्लांट वैरायटी का यूज़ करा जाए, उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, है ना। और इसके लिए हम क्या करा जाए, भाई लॉ लाए जाए अच्छे अच्छे, और ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाए, आपका साइंटिफिक फार्मिंग को और बढ़ावा दिया जाए, आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और बढ़ाएं और फैलाएं और चीज़ों में लेके जाएं। उसके इन्होंने कहा कि फोकस डालें आप एग्रो या फिर सोशल फॉरेस्ट्री पे, जिससे आप इकोलॉजी पे जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसे आप मेंटेन कर सको। फिर उन्होंने कहा कि आप रेगुलरली सप्लाई करो, आप प्राइस प्रोटेक्शन जो कि फार्मर्स का है, कैसे इनको एमएसपी दीजिए। अब यही तो बवाल है यहाँ पे, है ना। तो भाई क्या है कि भाई अगर एमएसपी नहीं होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं होगा, है ना, तो उसमें क्या है कि भाई कहीं पे भी फार्मर प्रोटेक्शन कहाँ फील करेगा। मान लीजिए उसका 1 रुपए में सामान बिक रहा है, ठीक है, और उस सामान की कॉस्टिंग ही आ रही है 3 रुपए, ठीक है, तो फार्मर तो बिल्कुल डूब जाएगा ना। सरकार एमएसपी इसीलिए तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चलो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, हम 3 रुपए में तो तुमसे ले ही लेंगे एटलीस्ट, ठीक है, 3 रुपए में तो हम ले ही लेंगे, तुम्हारा जितना लागत लगी हम तुमको उतना तो दे ही देंगे कम से कम। हाँ, तो भाई ये चीज है, तो ये चीज करने की यहाँ पे भी खैर 2000 में बात करी गई थी, अभी तो इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर जो भी आपका एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ना, उसको देखा जाए थोड़ा, आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली जो गांव हैं वहां पे बिजली लाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी लाई जाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए जाए, वाटर शेड डेवलपमेंट करा जाए वहां पे। फिर ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, है ना, कि मतलब एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को और हम बढ़ाएंगे तो हम वहां पे भी और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स आएंगे तो एक थ्रस्ट पड़ेगा, इसको एक बढ़ावा दिया जाएगा कि अच्छी तरीके से लैंड वगैरह को और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। या आप कह सकते हो जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड है, सरप्लस लैंड है, उसे एक तरफ करें, और जिनके पास लैंड नहीं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनको प्रोवाइड कर दें वो लैंड। फिर इसमें कहा गया कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दे। अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो जाता है, कोई सूखा पड़ जाता है, कोई और मुसीबत किसानों पे आ जाती है, तो इसके लिए क्रॉप कवर प्रोवाइड करा जाए, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा जाए। और इसने कहा, इसके फीचर में ये था कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, कि भैया किसान को कहीं जाने ना पड़े। भैया एक ये लीजिए लैंड है, यहाँ पे किसान से कहा गया कि भैया तुम 4 रुपए के हिसाब से हम तुम्हारा पूरा आलू खरीद लेंगे। अब अगर तुम्हारा सूखा पड़ेगा तो तब भी हम यहाँ पे जो है 4 रुपए के हिसाब से ले लेंगे। अगर बम्पर हो जाएगी तो भी 4 रुपए के हिसाब से ले लेंगे। बाहर कितना भी रेट हो, बाहर 10 रुपए हो तब भी हम 4 रुपए से लेंगे, बाहर 1 रुपए तब भी हम 4 रुपए से लेंगे। ठीक है, तो फिर किसान को भी छुट्टी रहती है, ठीक है यार जल्दी उगाओ और दे दो, फालतू में क्यों ही मुसीबत टेंशन लेना। तो देखिए जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये दिखा रही थी एग्रीकल्चर को और अच्छा करना है। और एग्रीकल्चर बीइंग इन अ स्टेट लिस्ट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में आ रहा था। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आ रहा था उस समय, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि स्टेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगी पॉलिसी को। कई सारे एक्सपर्ट, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की बहुत जरूरत है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 नहीं आएगा तो अब कैसे, वो पुराना हो गया है ना, अब कुछ और लाना है तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जॉइन बटन को प्रेस करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे काम में। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा कमेंट दीजिए, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं ये। बाकी फेसबुक पे वीडियोस मिल जाएंगी, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, लाइक करके वहां पे पेज को देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।